गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, मुझे यहाँ विश्वास है। क्योंकि देखता हूँ कि कुछ बच्चे जो है हमेशा मेहनत करते हैं, वो वीडियो को देखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उनका क्वेश्चन भी होता है, क्वेरी भी होता है। एक आधे बच्चे ने कमेंट्स भी लिखा कि सर आपके वीडियो का नीचे का पोर्शन नहीं आ रहा है। अच्छा लगा कमेंट्स देख करके कि हाँ, बच्चे वाकई में पढ़ रहे होते हैं। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए और ज़रूर अपने कमेंट्स लिखा करिए। अगर कहीं ना समझ में आया तो उस चीज़ को, किसी ने पीएच ना समझ में आया तो उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में फिर लिखने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश किया। अब तक जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था वो एसिड और बेस से रिलेटेड पढ़ा था। बेस और एसिड क्या होता है उसकी डिफिनेशन हम लोगों ने दिया था, वो फिनिश हो गया था। उसके बाद पीएच वैल्यू, उसके कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करेंगे, कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा, ये देखने की कोशिश किया था। लास्ट में एक चीज़ रह जाता है साल्ट, और इस चैप्टर का नाम ही था एसिड बेस एंड साल्ट्स। ठीक है, एसिड बेस और साल्ट यानी अम्ल, क्षार और लवण, ये चैप्टर का नाम था। अम्ल और क्षार को तो हमने पढ़ लिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे लवण के बारे में, और लवण के बारे में कुछ लवण हमारे चैप्टर में उसको पढ़ना भी पड़ेगा, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। कुछ ऐसे हमारे पास साल्ट्स है जो कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये भी चीज़ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले साल्ट्स क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। फिर आज थोड़ा सा रिमाइंड करने की आप लोगों को कोशिश करेंगे और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशंस करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, उसको कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले लवण क्या होता है। लवण के बारे में हमने आपको डिफिनेशंस दिया था। The substance that give cations and anion instead of हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम में, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ, वो ठोस पदार्थ जो जल में घुल करके धन आयन और ऋण आयन देता है, लेकिन H+ आयन और OH- आयन नहीं देता है। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे पदार्थ को, ऐसे ठोस पदार्थ को हम लवण की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आर्हेनियस का दूसरा कॉन्सेप्ट भी था। आर्हेनियस ने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि जो आपके पास लवण होते वो जल में वियोजित हो करके अम्लीय मूलक और बेसिक मूलक देता है, यानी एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल देता। अब बात ये आती है कि एसिडिक रेडिकल, बेसिक मूलक और अम्लीय मूलक होता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी हम साल्ट की डिफिनेशन में रह रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करिए। जब हम साल्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमने बोला कि आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके धन आयन और ऋण आयन देता है, यानी धन आयन को उन्होंने कहा बेसिक रेडिकल और जो नेगेटिव पार्ट है, ऋण आयन है, उसको उन्होंने कहा अम्लीय मूलक। क्यों, इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास NaCl है, जब ये चीज टूटेगा, पानी में डालेंगे इसको तो ये टूट जाएगा और दो आयन देंगे, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव देंगे। ठीक है, और साल्ट्स जो है, जो कैटायंस और एनायंस है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, विद्युत रासायनिक बल काम करता है। हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसको उन्होंने बोला था कैट आयन, कैट आयन, और इसको बोला था एन आयन, एन आयन। ठीक है, इसको इन्होंने बोला कैटायन और इसको एनायन। और इस कैटायन को, इन्होंने इस कैटायन को बोला था बेसिक रेडिकल। क्या बोला था? बेसिक रेडिकल। और इसको क्या बोला था? एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। बात को समझने की कोशिश करिए। यह आपके क्षारीय मूलक और ये आपके अम्लीय मूलक। इसको क्या बोलेंगे? क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक, और ये क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय मूलक। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय मूलक कहते क्यों है, इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अम्लीय मूलक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अम्ल से प्राप्त होता है, और क्षारीय मूलक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्षार से प्राप्त होता है। कैसे क्षार से, इस बारे में समझेंगे। क्योंकि जो हमारा साल्ट होता है वो किससे बना होता है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक न्यूट्रल पदार्थ बनाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है। जैसे आपने लिया HCl और प्लस NaOH। ठीक है, हमने जाना कि ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके OH और ये H जब आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो NaCl आपका बनेगा, NaCl, और H2 आपका एलिमिनेट हो गया।
अब देखिए ये Na कहाँ से आया, बेस से आया, है कि नहीं, क्षार से आया, और Cl कहाँ से आया, एसिड से आया। इसीलिए यहाँ पे जब Cl नेगेटिव और इसको Na अगर हम पॉजिटिव मान लेते तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसी चीज पे हमारा ये बेसिक रेडिकल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके, जब इतनी सी बात आप लोग समझ लेते हैं तो हमारे पास देखिए टॉपिक है कि हमें चीज़ों को अलग भी करना है। अब बात अलग क्यों करना है इस बारे में समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो साल्ट होता है, कोई पूछ लेता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो साल्ट की पीएच वैल्यू डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है किस तरीके के एसिड और बेस के अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो साल्ट का जो पीएच वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के बेस से बना और किस तरीके से एसिड के कॉम्बिनेशन से बना, ये बात समझ लीजिए। ठीक, अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब जिसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। ठीक है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से बना और वीक बेस से, दुर्बल क्षार से बना हुआ है, तो वहां पे हमेशा आपके क्या होंगे, अम्लीय लवण होंगे। ठीक है, अम्लीय होंगे यानी उसका पीएच मान क्या आनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। ठीक है, इस बारे में समझिए। अगर कोई आपके स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से मिल करके बना होता है तो एसिड की क्वालिटी उसमें आ जाती है और यहाँ पे जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। पीएच 7 से कम होने का मतलब इस साल्ट की, ये साल्ट जिससे मिल करके बना होगा, इस साल्ट क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए साल्ट के बारे में इतने टाइप में इसको कैटेगराइज कर दिया, भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग साल्ट कर दिया गया। कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ डबल होते हैं, मिक्स्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। इतने तरीके के साल्ट हमारे पास है। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि कब हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन से साल्ट को हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कौन से साल्ट को हम नॉर्मल बोलेंगे, कौन को एसिडिक बोलेंगे, किस साल्ट को हम बेसिक बोलेंगे, किसको डबल साल्ट्स बोलेंगे। अगर इतनी सी बात अगर समझ में, जितने चीज़ लिखा हुआ है इसके जो नेम लिखे हुए, इस नेम से ही हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब हम लिखते हैं नॉर्मल साल्ट्स, याद रखिएगा, जब हम लिखते हैं नॉर्मल साल्ट्स तो नॉर्मल साल्ट्स में एक चीज हमेशा ये चीज पाया जाता है कि ये दो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना होता है और इसमें जो बेस होता है, जो एसिड होता है वो कंप्लीटली बेस को न्यूट्रलाइज करता है, या जो बेस होता है वो एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है। कंप्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से उसको क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। पूर्ण रूप से उदासीन करने के लिए क्या होनी चाहिए, इस बारे में भी मैं इसके बाद जब इसमें आऊँगा तो मैं समझाऊंगा, इस चीज़ को दोनों को कोरिलेट करके समझाऊंगा, एक दूसरे से जोड़ करके इस चीज़ों को समझाऊंगा। कहने का मतलब ऐसे जो आपके लवण होते हैं इसमें कोई भी विस्थापनीय H+ आयन या OH- आयन नहीं होता। सामान्य लवण के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सामान्य लवण। ओके, सामान्य लवण के बारे में डिस्कशन करते हैं। इन दिस साल्ट्स देयर इज नो एनी H+ आयन एंड OH- आयन इज प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके के लवण में ना ही H+ आयन होता है और ना ही कोई OH- आयन होता है, यानी कहने का मतलब नहीं होता है कोई भी डिस्प्लेसेबल यानी रिप्लेसेबल H+ आयन या OH- आयन नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से कैसे, जब हम इन दोनों में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें रिप्लेसेबल H+ आयन होता है, इसमें रिप्लेसेबल OH- आयन होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस बारे में समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास होते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे NaCl, ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जांपल जैसे हमने लिखा NaCl, Na2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, CuSO4 ETC, बहुत सारे ऐसे साल्ट्स होंगे।
यहाँ पे जो साल्ट आपके पास है अगर इसको आप तोड़ देंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। अगर इसको आप तोड़ते तो टॉइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2 नेगेटिव, ठीक है। इसको तोड़ देते तो K पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस नेगेटिव, इसको तोड़ देते तो Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2 नेगेटिव। देख रहे आप, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें कहीं भी आपको H प्लस या OH माइनस आयन नहीं दिख रहा होगा। ऐसे लवण को हम क्या बोलते हैं, सामान्य लवण बोलते हैं या नॉर्मल साल्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉर्मल साल्ट्स जो है आपका वो आपके उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने लिखा NH4Cl लिखा, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, और CuSO4 दो साल्ट्स हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये हमने एक चीज कहा कि जो हमारे पास नॉर्मल साल्ट्स होता है ये आपका क्या हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, नेचर में अम्लीय भी हो सकता है, और दूसरा कंडीशन ये बेसिक भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके के एसिड और बेस के मिलने से बना हुआ। जब हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट देखते हैं, इसका जो जलीय विलयन होता है ये हमेशा कैसा होता है, अम्लीय होता है। बात समझने की कोशिश करिएगा, अमोनियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट वो कैसा होता है, आपका अम्लीय होता है। दूसरे स्टेप में आके सोडियम कार्बोनेट या सोडियम एसीटेट को देखें तो इसका जो विलयन होता है ये क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या CS3COONA ये जो होता है ये आपके नेचर में क्या होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। यहाँ से ले लीजिए NaCl और दूसरा आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, ये ले लीजिए, ये आपका उदासीन होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसकी अम्लीयता, क्षारीयता और इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप के अम्ल और क्षार के मिलने से बना हुआ है, ठीक है। जब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बनेगा कोई भी चीज, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे मिलकर के जब कोई भी साल्ट आपका बनेगा तो इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो pH वैल्यू होगा वो हमेशा 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, सॉरी इज इक्वल टू 7 होगा, इज इक्वल टू 7 होगा, और इज इक्वल टू 7 होगा तो ये आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल यानी उदासीन होगा। अगर कोई साल्ट का फॉर्मेशन हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, दुर्बल प्रबल एसिड तथा दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से मिलकर के जब कोई साल्ट का फॉर्मेशन होगा, लवण का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब इसका जो pH होगा वो हमेशा कम होगा 7 से, और ये क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। कैसा होगा, अम्लीय यानी एसिडिक होगा। बात समझने की कोशिश करेगा। इसी जगह पे अगर हम लिख देते वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जब इसको कैटेगराइज करेंगे कौन स्ट्रॉन्ग कौन हमारा वीक है तो वहाँ पे आपको चीजें समझ में आएगी, तब भी ये साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ साल्ट यहाँ साल्ट यहाँ भी साल्ट बना रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो pH होगा वो हमेशा 7 से ज्यादा होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर क्षारीय होगा। यानी कैसा नेचर होगा, बेसिक, या इसको बोल सकते हैं क्षारीय। बात समझ पा रहे हैं, ओके। इतनी सी चीज आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे कब अम्लीय होगा कब क्षारीय होगा, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि नीचे सर दिखता नहीं, हो सकता है ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, मैं जरा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको इरेज करके, इतना दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। उसके बाद हम लिखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, अम्ल कैसा हमारा, एसिड हो, तो ये भी साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये जो साल्ट आपका होगा इसकी जो pH होगी वो इस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस पे, यानी pH हमेशा 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा। इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। बेसिक नेचर
नेचर का मतलब क्षारीय गुण होगा इसमें। ओके, तो इसलिए ये पॉइंट जानना जरूरी है, कब कैसे किस तरीके से बनता है। ठीक, तो ये हमारा कैसा हो सकता है, नॉर्मल जो साल्ट है ये आपका अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ जाए तो हम इसको मिटाते हैं। इसका मतलब आपको सामान्य लवण के बारे में पता चल गया। सामान्य लवण वे होते हैं जिसमें कोई भी विस्थापनीय H+ आयन तथा OH- आयन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये नेचर में आपके अम्लीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये किस तरीके के अम्ल और क्षार से मिलकर के बना है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ जाए, अब हम बात करेंगे अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, इसके बारे में एसिडिक सॉल्ट। ठीक, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया हेडिंग ताकि आप लोगों को समझाने में आसान हो कि 6 तरीके के होते हैं, 6 में से कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एसिडिक सॉल्ट के बारे में जब एसिडिक वर्ड आया, इसका मतलब ये जो आपके पास सॉल्ट हो गए इसमें अम्लीयता होगी, इसका मतलब इसमें H+ आयन प्रेजेंट होंगे, रिप्लेसेबल इन दिस सॉल्ट्स वन or more than one replaceable H+ आयन may be present। ओके, इसमें एक या एक से अधिक H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। वो किस लिए होते हैं? जब कोई बेस कंप्लीटली एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जब कोई बेस किसी अम्ल को पूर्ण रूप से उदासीन नहीं कर पाता है तो उसमें H+ आयन रह जाते हैं और उस H+ आयन के रह जाने की वजह से उस साल्ट की जो साल्ट बना, उस साल्ट की जो नेचर होगा वो क्या होगा आपका अम्लीय हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण बोलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो आइए इसको देखते रहिए। इसका एग्जाम्पल जैसे NaHSO4, वैसे इसको क्या होना चाहिए था, Na2SO4। यहाँ पे कोई H+ नहीं, ये आपका इस कैटेगरी में चला गया, लेकिन ये आपके किस कैटेगरी में जाएगा, अम्लीय लवण की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि इसमें अभी तक एक H+ आयन रह गया है। ठीक, कैसे रह गया देखिए, ये बनता कैसे इस चीज को देखिए। जैसे आपने लिया NaOH और आपने लिया H2SO4, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH अगर आपने बाहर कर दिया, H2 आपका बाहर, प्लस यहाँ से Na और यहाँ एक H रह गया, NaHSO4 बन गया आपका। ध्यान दीजिएगा, तो ये भी एक साल्ट ही है, क्या है, साल्ट है, लेकिन इसमें अभी तक एक H+ आयन रह गया है, इसको पूर्ण रूप से उदासीन नहीं कर पाया। इसी जगह पे अगर हम इस चीज को ऐसे लिखते NaOH और प्लस H2SO4 और रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर देते और इस तरह से लिखते Na2SO4 और प्लस H2O ट्वाइस H2 और इसको 2 से मल्टीपल कर देते, तो देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है जो इसको पूरा पूरा उदासीन कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो एसिड को पूर्ण रूप से उदासीन नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से ये आपके किस में चला जाएगा, अम्लीय में चला जाएगा, क्योंकि अभी तक इसके पास एक हाइड्रोजन रह गया है, जबकि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है जो इसको पूरा पूरा क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, लेकिन इसको नहीं कर पाया। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक, और इसको बोलेंगे साल्ट, यानी अम्लीय लवण की कैटेगरी में रहेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इसके और कोई एग्जांपल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इरेज करते इसको, चलिए ये देखते हैं इसके एग्जांपल और कुछ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बारे में प्रिपेयर भी करना है। ठीक है, यही आपका बेकिंग सोडा आपका होता है, जिस चीज को खाने का सोडा जो बोलते हैं, यही है। इसके बारे में हमें प्रिपेयर भी करना आगे। ठीक है, और भी लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट भी लिखते हैं, NaH2PO4 सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट या डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। ये जितने भी हमने दिया ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, सॉरी एसिडिक अम्ल की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि सब में आपके पास हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, विस्थापनीय हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस तरीके के लवण में। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे,
अम्लीय लवण बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? अगर इतनी सी बात समझ में आ गया तो इसको हम मिटाते हैं, नेक्स्ट इसमें लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। जरा टाइम देख ले कितना हुआ वीडियो, क्योंकि लॉन्ग हो जाता है तो फिर नहीं चल पाता है। ठीक, तो एक चीज मैं इसमें बता दूं कि अम्लीय जो आपके होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, जो अम्लीय लवण होंगे ये बहुक्षारकीय अम्लों के अपूर्ण उदासीनी कहाँ से बनते हैं, और इसके जलीय विलयन जो है अम्लीय या क्षारीय होते हैं। ठीक है, इसके जो जलीय विलयन होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय या क्षारीय होंगे। ये बात ध्यान में रखना होगा अम्लीय लवण में। लेकिन एक चीज, अम्लीय लवण की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है अम्लीय लवण की प्रकृति पे। ओके, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे ऊपर वाले केस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेम वैसे ही इसमें भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर इस टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आते हैं ये 3 पॉइंट और, क्योंकि ये वीडियो जब बहुत लॉन्ग हो जाता है तो वो अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए हम कोशिश करते हैं इन 3 पॉइंट को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, नॉर्मल साल्ट, अम्लीय साल्ट और इसके लवण की जो हमने डेफिनेशन दिया था वो चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम इस चीज़ को आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।